अब बात करते हैं एक्सप्रेशन की। जब तुम एक्सप्रेशन देखते हो किसी के, तो क्या एज्यूम करते हो कि क्या घट रहा है, क्या हो रहा है? अब जैसे कि इस लड़की को देख लो, कितनी खुश है। भाई खुश नहीं है, रो रही है, तुम भी जानते हो। लेकिन हम अपनी आंखों से देख करके हम अंदाजा लगा लेते हैं कि क्या घटनाएं घट रही हैं। इंडिट कई बार जब हम अपनी सेल्स की बात कर रहे होते हैं, तो हमारी सेल्स भी ऐसे ही अंदाजा लगाती हैं कि क्या घट रहा है, और वो रिस्पॉन्ड भी करती हैं। जैसे कि इस रोती हुई लड़की को हो सकता है आप चुप कराने के लिए उसकी तरफ जाओ, लेकिन सेल्स के पास आंखें तो है नहीं देखने के लिए, तो सिर्फ सेल्स कैसे देखेंगी? सेल्स देखती हैं अपने सरफेस पर लगे हुए कुछ मॉलिक्यूल की हेल्प से। क्वेश्चन नंबर 89 इसी एक्सप्रेशन को बता रहा है। देयर आर नंबर ऑफ स्पेसिफिक टी सेल सरफेस मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन द वेरियस फंक्शन ऑफ अडैप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। कॉलम एक्स के अंदर लिस्ट दे रखी है टी सेल के सरफेस मॉलिक्यूल्स की, और कॉलम वाई में है उनका पॉसिबल फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक। और सबसे पहला है टी सेल रिसेप्टर। टी सेल रिसेप्टर टी सेल के सरफेस पर पाया जाने वाला वो मॉलिक्यूल है जो एक्चुअली में एमएससी बाउंड एंटीजन से इंटरेक्ट करता है। आमतौर पर ये अल्फा और बीटा चेन्स के होते हैं। कुछ केसेस में गामा और डेल्टा चेन भी मिल सकती हैं। जिसे हम टी सेल रिसेप्टर कहते हैं, उसके साथ CD3 और जीटा का भी होना जरूरी है। तो टी सेल रिसेप्टर के लिए जो बेस्ट लाइन है वो है ऑप्शन नंबर 4 की, ए का 4। ए का 4 मेरे पास दो ऑप्शन में अवेलेबल है। अब आती है बात CD8 की। मैं CD8 को पहले इसलिए लेके आया क्योंकि सबसे फेमस है, आप लोग जानते भी हो उसको। और ये टी सेल के सरफेस पर पाया जाने वाला वो को रिसेप्टर है जो इंटरेक्ट करेगा MSC1 के साथ, ताकि TC सेल MSC1 बाउंड एंटीजन को पहचान सके। तो सी का है 2। हालांकि सी का 2 इन दोनों ही ऑप्शन के अंदर रखा हुआ है, तो यहां से तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। अब आती है बात CD28 की। CD28 ये टी सेल पर पाया जाने वाला एक रिसेप्टर है जो बाइंड करता है CD8086 से, जो कि APC पर पाए जाते हैं। इनको हम लोग B7-1 या फिर 7-2 भी कहते हैं। और ये बी सेल के एक्टिवेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, रोल निभाते हैं अच्छा वाला। इसलिए बी का जो कपलिंग है वो है 3 के साथ, यानी कि फोर्थ ऑप्शन है जो आपका करेक्ट है। और रही बात लास्ट वाले पॉइंट की CD154, तो भाई CD40 के लाइगेंड को हम लोग CD154 भी कहते हैं, और ये भी टी सेल के एक्टिवेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो क्वेश्चन नंबर 89 जहां हम देख रहे हैं कि टी सेल्स कम्युनिकेट करने के लिए किन का इस्तेमाल करती है। हमारे पास आंखें हैं, हमारे पास कान हैं, नाक हैं, सूंघने, समझने और देखने के लिए, लेकिन सेल्स के पास ये रिसेप्टर्स हैं। इन्हीं रिसेप्टर्स की वजह से सेल को मालूम पड़ता है कि सामने वाली सेल क्या कह रही है। अगर सामने वाली सेल के ऊपर CD8086 हैं, तो वो तभी होंगे जब उस सेल के अंदर एक पर्टिकुलर इवेंट घट रहा होगा। ये हर समय अवेलेबल नहीं रहते, केवल अप्रोप्रिएट कंडीशन के अकॉर्डिंग अवेलेबल होते हैं। और इम्यून सिस्टम में बी सेल से टी सेल का एक्टिवेट होना इन्हीं मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस पर डिपेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 90 ये एक रेसलिंग का एग्जाम्पल है। बस शर्त ये थी कि क्या आपने इस रेसलिंग के लिए पहले से तैयारी कर रखी थी। भाई DNA बायोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, फंडामेंटल। शायद ही कोई नेट के एग्जाम का स्टूडेंट ऐसा होगा जो ये बोल सके कि भाई मैं तो जूलॉजी का हूं, मैं बॉटनी का हूं, और ये मेरे मतलब की बात नहीं है। सभी लोगों को ये इक्वली डिफेंड करना पड़ता है और ये सीखना भी पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 90 में जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी वो बेसिक थी, बड़ी सिंपल सी। बस इंपॉर्टेंट यह था कि क्या तुम्हें जीन रेगुलेशन और जीन एक्सप्रेशन ये याद है। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि इन एन एक्सपेरिमेंट इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट द प्रोटीन वाज अपरेगुलेटेड इन द कैंसर टिश्यू। भाई कैंसर के टिश्यू में यह पाया गया कि एक प्रोटीन बड़ी मात्रा में बन रहा है एज कंपेयर टू द कंट्रोल टिश्यू। कंट्रोल टिश्यू का मतलब है जिसमें कैंसर नहीं है। और यह भी देखा गया कि जो ये बढ़ा हुआ प्रोटीन का लेवल है ये डिजीज प्रोग्रेशन के साथ में कोरिलेट करता है। अब कुछ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन दे रखी है इन्होंने, बस आपको अपने इंफॉर्मेशन के बेस पर यह देखना है कि कौन कौन सी बातें ट्रू हैं और कौन कौन सी बातें फॉल्स। ऑप्शन नंबर 1, एक म्यूटेशन है could be located near the 3' UTR of the corresponding messenger RNA at a my-RNA binding site। जब तुम मैसेंजर RNA का रेगुलेशन पढ़ते हो तो तुम्हें याद है कि माई RNA कुछ गेम प्ले कर सकता है मैसेंजर RNA के एक्सप्रेशन में। मैसेंजर RNA 3' के UTR से बाइंड करता है
और जिस आरएनए से बाइंड करेगा उस आरएनए को ट्रांसलेट होने नहीं देगा। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि उस एरिया में म्यूटेट कर दिया गया है जहां माई आरएनए बाउंड है। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? इस आरएनए का ट्रांसलेशन ज्यादा होगा, मतलब प्रोटीन ज्यादा बनेगा। तो जो एक्सपेरिमेंट में कंडीशन दी गई थी कि प्रोटीन का अपरेगुलेशन हुआ है, स्टेटमेंट नंबर ए इसको डिफाइन कर रहा है ट्रूली कि हाँ, इस कारण से प्रोटीन का अपरेगुलेशन हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी, a mutation changes the conformation of the protein resulting in its better stability। हम ये भी जानते हैं कि प्रोटीन कितनी देर काम करेंगे इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसकी स्टेबिलिटी क्या कहती है। कुछ प्रोटीन में पेस्ट नाम की सीक्वेंस होती है जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में यूबिक्विटिन ऐड करके उनको डिग्रेड करवाने में हेल्प करती है। प्रोटीन की लाइफ डिपेंड करती है कि उसकी एक्टिविटी कितनी देर तक मिलेगी। और ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि प्रोटीन में ऐसा बदलाव कर दिया गया है म्यूटेशन करने की वजह से कि अब ये ज्यादा स्टेबल है। तो ज्यादा स्टेबल है तो मतलब ज्यादा देर तक काम करेगा, और ये भी इंफॉर्मेशन को डिफाइन कर रहा है। अब बात आई ऑप्शन नंबर सी की। A mutation in the corresponding messenger RNA promote ribosome read through of the termination codon resulting in increasing synthesis of the protein। हाँ, क्या लाइन पकड़ी यहाँ पे। इन्होंने कहा कि मैसेंजर आरएनए में एक ऐसा म्यूटेशन हुआ है जिससे राइबोसोम टर्मिनेशन कोडोन को भी पढ़ करके आगे निकल सकता है। अब जब कभी स्टॉप कोडोन को ना पढ़ा जाए तो प्रोटीन लंबा बनेगा, और लंबे प्रोटीन आमतौर पर अनस्टेबल होते हैं, प्रॉपर्ली फोल्ड नहीं होते और अपना काम नहीं करते। हाँ, लंबे प्रोटीन बनने से प्रोटीन की मात्रा नहीं बढ़ने वाली, इंडेड जो ये प्रोटीन बना है ये भी डिग्रेड हो जाएगा। सही मायने में मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आपका टर्मिनेशन कोडोन गायब कर दिया जाए तो क्या इससे प्रोटीन के सिंथेसिस का रेट बढ़ जाएगा? आंसर है ना। प्रोटीन की सिंथेसिस के रेट पर तो फर्क पड़ेगा नहीं, बल्कि प्रोटीन का स्टेबिलिटी पर फर्क पड़ेगा, वो भी नेगेटिव। तो ऑप्शन नंबर सी इस स्टेटमेंट को डिफाइन करने में टोटली फॉल्स है, और यही थी की। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि म्यूटेशन इन द कॉरेस्पॉन्डिंग मैसेंजर आरएनए इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ आरएनए ड्यू टू चेंज इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर। मैसेंजर आरएनए में कुछ बदलाव आए जिसकी वजह से मैसेंजर आरएनए में स्टेबिलिटी बढ़ गई है उसके सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में। ये एक पॉसिबल आंसर हो सकता है, लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन है तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें तुम 100% श्योर हो सकते हो? अगर तुमने ट्रांसक्रिप्शन एंड जीन रेगुलेशन की बातें याद कर रखी हैं तो प्रोटीन का अपरेगुलेशन कम से कम स्टॉप कोडॉन को बंद करके तो नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी ऐसा है इसमें जो श्योर 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 फॉल्स है। अब क्वेश्चन में यह मांगा गया था कि इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन मोस्ट लाइकली एक्सप्लेनेशन है, तो जहां जहां सी है वो तो एक्सप्लेनेशन नहीं है ना। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, बचा क्या? ऑप्शन नंबर डी या ऑप्शन नंबर 4 जिसमें ए, बी और डी को बताया गया है। मैं इस बात के ऊपर एम्फेसिस इसलिए भी कर रहा हूं कि अगर आपको सारे पॉइंट्स क्लियर नहीं हैं, लेकिन जो पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए था, अगर आपने उसको पकड़ा तो उसके बेस पर भी ये क्वेश्चन सॉल्व था। क्वेश्चन नंबर 90 का करेक्ट आंसर है मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 4। अब आती है बात डोरबेल की। लोग आते हैं, डोरबेल बजाते हैं, हम दरवाजा खोलते हैं और उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं जिस भी काम के लिए वो आए थे। बट हमेशा डोरबेल बजाने वाले डोरबेल ही बजाएंगे जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है कि आने वाला कौन था। कभी कभी तो बुरे लोग भी आते हैं जो दरवाजा तोड़ करके अंदर घुस जाते हैं और नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं अंदर वालों को। Here's Johnny। मतलब जरूरी नहीं है कि हर कोई डोरबेल बजा करके ही अंदर आएगा। चोर उचक्के डोरबेल बजा के नहीं आते ये बताने के लिए कि हाँ जी हम आपके घर में चोरी करने आए हैं। सिमिलरली उसी घर के मेंबर जो रह रहे हैं या फिर उस फैमिली के बहुत क्लोज रिलेटिव, वो भी अक्सर दरवाजा खोल के एंटर कर जाते हैं बिना डोर बजाए। भाई ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी हमारी सेल के रिसेप्टर के साथ भी है। जितने भी मॉलिक्यूल हमारी सेल के अंदर एंटर करना चाहते हैं या हमारी सेल से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उनके लिए भी डोरबेल लगाए गए हैं डोर पर, और यहाँ डोर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल के सरफेस पर जो मॉलिक्यूल लगे होते हैं जिन्हें हम रिसेप्टर्स कहते हैं, ये उनके लिए हैं जो मेम्ब्रेन को पार नहीं कर सकते। हाँ, अगर कोई मेम्ब्रेन को पार कर सकता है तो डायरेक्ट उसके लिए रिसेप्टर अंदर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं बात करूं एशियालोग्लाइकोप्रोटीन की, तो इसके रिसेप्टर सरफेस पर होते हैं और ये एशिया रिलेटेड ग्लाइकोप्रोटीन्स को डिग्रेड करने में हेल्प करते हैं।
जो कि हमारा सिस्टम मानता है कि भाई ये हमारी बॉडी के पार्ट नहीं है, इनको डिग्रेड हो जाना चाहिए। जैसे कभी आपने पैथोजन रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स और पैम्प्स की बात की हो। सिमिलरली स्टीरॉयड के हार्मोन्स बाय नेचर लिपिड होते हैं और ये बड़े आराम से हमारे लिपिड बायलर को पार कर सकते हैं, इसलिए इनके रिसेप्टर सेल के अंदर होते हैं और ये रिसेप्टर जाकर के डीएनए से बाइंड कर सकते हैं, उन जीन्स को ऑन कर सकते हैं जिनके लिए हार्मोन मैसेज लेके आया था। और अब आई बात फेरेटिन जैसे मॉलिक्यूल्स की। भाई अगर कोई कार्गो लेके आ रहा है हमारी सेल के लिए जो रॉ मेटेरियल के रूप में काम करेगा, जैसे कि आयरन, कोई विटामिन, कोई लिपिड का मॉलिक्यूल, तो उसके लिए रास्ता अलग है। वो मॉलिक्यूल रिसेप्टर से बाइंड करेगा, उसको प्यार से अंदर लेके आएंगे, फिर उसे एंडोसोम में कन्वर्ट करेंगे, पीएच चेंज करेंगे ताकि रिसेप्टर से जो कार्गो आया है वो अलग हो सके और कार्गो को सेल में रिलीज कर देंगे, जहां जाना है काम करा लो। फॉर एग्जाम्पल फेरेटिन आयरन लेके आता है, आयरन सेल के अंदर आएगा और रिलीज होकर के वो हीमोग्लोबिन से जुड़ेगा ताकि हीमोग्लोबिन अपना काम कर सके जो उसे करना था। अब इन्हीं 3-4 बातों के ऊपर हमारे पास क्वेश्चन था 92। आपके पास लिस्ट है कुछ सेलुलर रिसेप्टर्स की और कुछ पॉसिबल फंक्शनिंग कैरेक्टरिस्टिक की। यहाँ पे एशियालो-ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर्स हैं, ट्रांसफेरिन का रिसेप्टर है और स्टीरॉयड रिसेप्टर है। आप में से कुछ लोग बोल सकते हैं कि भाई हम एशियालो-ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर बहुत कॉमनली नहीं पढ़ते, लेकिन ट्रांसफेरिन तो आप पढ़ चुके हो पहले भी। और चलो उसे छोड़ो, स्टीरॉयड की बात कर लो। स्टीरॉयड रिसेप्टर तो हमेशा पढ़ने पड़ते हैं जब भी हम सिग्नलिंग की बात करते हैं। तो क्या स्टीरॉयड गेट पे खड़ा होकर के बेल बजाएगा या अंदर आएगा? स्टीरॉयड के मॉलिक्यूल्स लिपिड सॉल्युबल हैं, मेम्ब्रेन को पार कर सकते हैं, उन्होंने अंदर आना है। तो क्या ये एक्स्ट्रा सेलुलर होगा या फिर ये इंट्रासेलुलर होगा? स्टीरॉयड के रिसेप्टर इंट्रासेलुलर हाई एफिनिटी रिसेप्टर्स हैं जो लाइगेंड से बाइंड करने के बाद में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करेंगे और डीएनए से बाइंड करेंगे। सी का 1। अब सी का 1 हमारे पास यहां भी अवेलेबल है और इस ऑप्शन में भी। अब आती है बात फेरेटिन की। फेरेटिन ऐसा था जो कार्गो लेके आ रहा था, जैसे कि आयरन, तो उसको डिग्रेड करने का तो लॉजिक नहीं है। एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर अपॉन बाइंडिंग विद द लाइगेंड इज सब्जेक्टेड टू एंडोसाइटोसिस, अंदर आ गए। रिसेप्टर लाइगेंड कॉम्प्लेक्स को एक्यूमुलेट किया गया एसिटिक एंडोसोम में, जिन्हें हम लोग कर्ल भी कहते हैं, कंपार्टमेंट ऑफ अनकपलिंग ऑफ रिसेप्टर एंड लाइगेंड। कार्गो को डिलीवर किया गया, रिसेप्टर लाइगेंड कॉम्प्लेक्स को रिसाइकिल कर दिया गया सेल के सरफेस पर, लाइगेंड डिसोशिएट हो गए। तो भाई सिंपल सी बात यह है कि कार्गो को जहां पहुंचाना था पहुंचा दिया बिना डिग्रेड करे। तो बी के लिए सेकंड ऑप्शन होना चाहिए ट्रांसफेरेंट रिसेप्टर्स के लिए। सिमिलरली जब बात करें एसियालो-ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर्स की, तो यहां डिग्रेडेशन जरूरी है और जब आप डिग्रेडेशन की बात करोगे तो आपको दिखाई देगा ऑप्शन नंबर 3, एक्स्ट्रासेलुलर रिसेप्टर जो कि बाइंड करेंगे लाइगेंड इज सब्जेक्टेड टू एंडोसाइटोसिस, रिसेप्टर लाइगेंड कॉम्प्लेक्स एक्यूमुलेट इन एसिटिक एंडोसोम कार्ल, लाइगेंड गेट डिसोशिएट ट्रांसफर टू लाइसोसोम। अब जो लाइगेंड था वो लाइसोसोम में गया, लाइसोसोम में क्या करने गया है? वो डिग्रेड होने के लिए। यही थी की इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। हालांकि 2 से ये क्वेश्चन सॉल्व था, 2 ऑप्शनों से भी, बट इसका बेस्ट आंसर है 3rd। क्या इन 2 क्वेश्चनों को सॉल्व करते हुए आपने इस बात को फील किया कि क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए जो हमारे बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो बड़ी मायने रखती है। वर्ड्स रट रट करके काम नहीं चला करता। भाई कितने वर्ड रट लोगे तुम? अपने आप को देख लो, कितने फोन नंबर याद है तुम्हें, कितने लोगे, या फिर कितनी ईमेल आईडीज याद है। लेकिन हाँ, अगर हम किसी चीज को कोरिलेट कर लेते हैं तो काम हमारा आसान हो जाता है। बुकलेट ए क्वेश्चन नंबर 116, 140 और 145, इन क्वेश्चनों को देखकर ही कुछ मजा आएगा यार। भाई मजा तो हमें व्यूज देख करके आता है ना। जब हम नज़ारे देखते हैं तो हम इमेजिनेशन भी करते हैं, हम सपने बुनते हैं, हम कहानियां सोचते हैं। इंडिड संडे की चाहे अखबार हो चाहे फिर कहीं पर कुछ मौका मिला हो, तो हम लोगों ने पजल्स हमेशा सॉल्व करने की कोशिश की है। मजा आता है उन्हें करने में, चाहे वो जिक्सा पजल के पीस को जोड़ने की स्टोरी हो, चाहे वो रैंडम रास्ते में से कहीं पर किसी को पहुंचाने की कहानी हो। इंडिड इसीलिए तो हमें जासूसी वाली पिक्चरें पसंद है, जहां पर सबूत एविडेंसेस बिखरे हुए होते हैं और उनको देख करके डिटेक्टिव अंदाजा लगाता है कि क्या हुआ होगा। तो चलिए हम भी कुछ अंदाजा लगा लेते हैं क्वेश्चन नंबर 116 को देख करके। यहाँ भी डिटेक्शन वाली कहानी है। अब आप जासूस बनने वाले हो और यहाँ जासूस बनते हुए हम लोग देखेंगे कि डाटा क्या गिवन है और क्या आंसर मांगा जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 116 में जो पूरी इंफॉर्मेशन है वो ये कह रही है कि द लोकेशन ऑफ 6 डिलीशंस, 6 डिलीशन की बात की गई है। डिलीशन 1, 2, 3, 4, 5, 6 shown as a solid line underneath the chromosomes।
क्रोमोसोम में कितना हिस्सा डिलीट है ये जो सॉलिड लाइन है ये इंडिकेट कर रही है। फॉर एग्जांपल अगर डिलीशन 1 की बात करूं तो क्रोमोसोम का इतना पार्ट गायब है इसके अंदर, बाकी है। हैज बीन मैप्ड टू द ड्रोसोफिला क्रोमोसोम एज शोन इन द डायग्राम गिवन बिलो। अब साथ में रेसिस्टेंट म्यूटेशंस भी हैं। ए बी सी डी ई एफ जी आर नॉन टू बी लोकेटेड इन द रीजन ऑफ द डिलीशंस। इसी डिलीशन में कहीं पर ये ए बी सी डी ई एफ भी है, लेकिन एग्जैक्टली ऑर्डर नहीं पता हमें म्यूटेशंस का कि ऑर्डर ये एग्जैक्टली सेम है या नहीं। जब फ्लाई जो कि होमोजाइगस थी रेसेसिव म्यूटेशंस के लिए, मतलब जिनमें ये म्यूटेशन है ऑलरेडी, आर क्रॉस विद द फ्लाइज होमोजाइगस फॉर द डिलीशन। अब हमने ऐसी फ्लाई से क्रॉस कराया जिनमें डिलीशन है। द फॉलोइंग रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड वेयर द लेटर एम का मतलब है म्यूटेंट फिनोटाइप और प्लस का मतलब है द वाइल्ड टाइप। याद रखिएगा जब हम बात करते थे कि एक म्यूटेशन इनटू दूसरा म्यूटेशन इज इक्वल टू म्यूटेंट, तो हम कहते थे कि भाई ये जो जीन्स हैं ये एलीलिक हैं, मतलब ये सेम रीजन के हैं। और जब हम कहते हैं कि एक म्यूटेशन इनटू दूसरा म्यूटेशन इज इक्वल टू वाइल्ड, तो हम कहते हैं कि ये है नॉन एलीलिक। और यही कहानी बड़ी क्रिटिकल है इस केस के अंदर। अब इसी डायग्राम को देखो, मान लीजिए कि हमने कहा कि भाई ये है के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, ये रीजन्स हैं। तो जब मैं डिलीशन 1 की बात कर रहा हूं तो डिलीशन 1 में के एल एम गायब है, एन ओ पी क्यू आर एस है। डिलीशन 2 में जो ये वाला पार्ट गायब है, तो इसका मतलब है यहां पर गायब होने वाला हिस्सा है क्रोमोसोम का एल एम एन ओ पी क्यू आर एस है। ऐसे ही डिलीशन 3 में भी कुछ अलग अलग फर्क है। तो अब एक बात याद रखना, अगर मान लीजिए आपके पास एक सेल है, उस सेल में कहीं पर एक जीन है, जीन का नाम है ए, और इसी सेल में एक और क्रोमोसोम है होमोजाइगस उसी का, और इसमें भी ए जीन है। अब अगर मैं ए जीन को म्यूटेट कर दूं तो क्या मुझे इफेक्ट देखने का मिलेगा? भाई अगर एक जीन खराब है दूसरी कॉपी काम कर लेगी, लेकिन अगर मैं इस जीन को म्यूटेट कर दूं, मैंने म्यूटेशन कर दिया इसके अंदर, और दूसरे वाले हिस्से को डिलीट कर दूं, तो फिर एक भी कॉपी एक ही नहीं है। और यही लॉजिक है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो डाटा अगर मुझे ये बोल रहा है कि भाई मेरे पास म्यूटेंट्स कहाँ निकल के आए और कहाँ निकल के नहीं आए, तो अब हमें देखना है कि जो रीजन नंबर 1 है जो कि डिलीशन 1 में, नोटिस कीजिए कि किसी और डिलीशन में ये पहला वाला पार्ट क्रोमोसोम का डिलीट नहीं है। ये जो लाइन इंडिकेट कर रही है कि ये पार्ट केवल और केवल डिलीशन 1 में गायब है और किसी के अंदर ये गायब नहीं है। तो अब डाटा में चेक करो कि 1 डिलीशन में ऐसा कौन सा एम है जो किसी और में ना हो। तो ये देखिए बी वाला एम ऐसा है जो और किसी डिलीशन में अवेलेबल नहीं है। तो पहली जीन आपकी नो डाउट ये है बी। सेम ऐसे डिलीशन 2 पे आ जाओ। डिलीशन 2 में एक ऐसा रीजन है जो डिलीशन 1 में भी गायब था और 2 में भी गायब है। तो अब चेक करो कि कौन से एम ऐसे हैं 1 के जो केवल 2 में हैं, 1 और 2 में। तो 1 और 2 में ये 2 एम है और ये किसी और में नहीं है। तो इसका मतलब है नेक्स्ट जीन है आपकी सी। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं नेक्स्ट रीजन की, तो ये नेक्स्ट रीजन नोटिस करो ये सब में लगभग गायब है 5 को छोड़ करके, 5 में ये गायब नहीं है। तो फिर अब मुझे एक ऐसा एम ढूंढना है जो एम सब में हो, 1 2 3 4 6, 5 में ना हो। तो फिर नेक्स्ट एम को चेक करो, तो ये एम ऐसा है जो केवल 5 में नहीं है और बाकी सब में है, और ये है डी जीन। तो यानी कि नेक्स्ट जीन इज डी। अब नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पार्ट में ए में डिलीशन नहीं है, मतलब डिलीशन नंबर 1 जो है उसके अंदर वो गायब नहीं है पार्ट, लेकिन वो 2 में गायब है, 3 में गायब है, 4 में गायब है और 6 में गायब है। तो अब मुझे सेकंड डिलीशन को चेक करते हैं। इसमें ऐसा एम चाहिए मुझे जो एम अवेलेबल हो सिर्फ उसके अंदर 2 में, 3 में, 4 में और 6 में। नोटिस कीजिए यहाँ ऐसा कोई एम नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि इस जगह पर कोई चीज नहीं है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। नेक्स्ट पार्ट यानी कि ये वाला हिस्सा, ये डिलीशन मेरा डिलीशन नंबर 3 में है, ए हिस्सा ये 4 में है और ये 6 में। तो डिलीशन नंबर 3 को चेक करते हैं, और 3 में ऐसा हमें चाहिए एम जो केवल 3, 4 और 6 में हो, 3, 4 और 6 में, यानी कि नेक्स्ट जीन इज ई। इसी तरीके से हम आगे जाएंगे। आगे वाले में केवल इस पार्ट में और इस पार्ट में है, यानी कि 4 और 5। तो 4 में ऐसा चेक करो एम जो केवल 4 और 5 में हो, हमारे पास ऐसा भी कोई नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास जो 4 में है, 5 में है और 6 में भी है। तो हम 4 में कोई ऐसा हम देख रहे हैं जो 4 में भी है, 5 में भी है और 6 में भी है, तो नेक्स्ट जीन इज ए। अब आगे जाते हैं।
तो आगे वाले पार्ट के अंदर हमारे पास डिलीशन है 5 में और 6 में, तो 5 में चेक कीजिए, 5 और 6 में है F, और फिर लास्ट में हमें देखना है ये पार्ट जो कि केवल 5 में है, मतलब G। तो B C D E A F G, B C D A F G, ये है हमारी जीन का ऑर्डर। बन गए जासूस। चलिए, जहां इसकी बात हमने समझी, तब हम बात करते हैं न्यूरॉन्स की। यहाँ भी हमारे पास डाटा गिवन है, और न्यूरॉन्स को समझने के लिए कि न्यूरॉन्स में एक्शन पोटेंशियल कैसे होता है, सोडियम पोटेशियम पंप कैसे काम करते हैं, सोडियम का चैनल पोटेशियम का चैनल कैसे काम करते हैं, उसके लिए पैच क्लैंप नाम की एक टेक्निक है। इस टेक्निक का फायदा ये है कि हम सिंगल चैनल को पकड़ सकते हैं, और इस सिंगल चैनल को पकड़ करके हम इसके थ्रू आयन के फ्लो को भी मेजर कर सकते हैं, और हम ये भी चेक कर सकते हैं कि कब ये खुलता है, कब ये बंद होता है। ये इसीलिए मालूम पड़ पाता है क्योंकि हम मेम्ब्रेन के अंदर और मेम्ब्रेन के बाहर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर कर सकते हैं। Our neurophysiologist was interested in using the patch clamp technique. Following statement relate किए गए इस टेक्निक के साथ में। तो पहला स्टेटमेंट है इंट्रासेलुलर मूवमेंट ऑफ आयन चैनल्स। आयन चैनल्स को कहां से मूव कराओगे भाई? आयन चैनल तो मेम्ब्रेन में लगा हुआ प्रोटीन है, तो उसको आप कैसे चेक कर सकते हो? ये स्टेटमेंट फॉल्स है। पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन ऑफ आयन चैनल्स, आपने ये नहीं देखा कि आयन चैनल पे क्या प्रोटीन लगे हुए हैं, आप इलेक्ट्रिक इंपल्स पता कर रहे हो और उसको आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। सी है लाइगेंड दैट कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ आयन चैनल। हाँ, ये आप ढूंढ सकते हो, आप चेक कर सकते हो कि भाई आयन चैनल कब खुलता है और कब बंद होता है, क्योंकि आप एक ही चैनल को पकड़ रहे हो। आप पाइपेट के अंदर वो एजेंट डालो, जैसे कि एसिटाइल कोलाइन, और चेक करोगे खुला या नहीं खुला, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। चेंज इन करंट फ्लो इन अ सिंगल आयन चैनल, सिंगल आयन चैनल के थ्रू जब कोई चीज फ्लो कर रही है तो करंट में क्या बदलाव आ रहा है, इससे मालूम पड़ता है कौन सा आयन गया, तो ये भी एक स्टेटमेंट ट्रू है। तो COD ट्रू है। और अगर तुम्हें कंफ्यूजन भी हो तो कम से कम B ऐसा है जो हर एक को पता होना चाहिए कि ये टोटली गलत है, और अगर ये टोटली गलत है तो ऑप्शन नंबर 1 गया, ऑप्शन नंबर 2 गया, बचे आपके पास CD और DA। अब क्योंकि यहाँ आयन चैनल्स को मूव करा रहे हैं तो आप इस A को भगा दोगे, बचा कि आपके पास केवल COD। ओ, क्वेश्चन सॉल्व कर दिया एक और आपने। अब आती है बात रफ्तार की, गाड़ियों की, और जब गाड़ियों की बात करते हैं तो भाई ड्राइवर बड़ा इंपॉर्टेंट है। गाड़ी तेज चलेगी स्लो चलेगी डिपेंड करता है ड्राइवर। जैसे कि अगर मान लीजिए कि घर का लड़का जो अभी अभी कॉलेज में गया है वो बाइक चलाएगा तो बाइक की स्पीड, बाइक का तरीका कुछ और होगा, लेकिन अगर बापूजी चलाएंगे या दादाजी चलाएंगे तो वो टुल्लक करके गाड़ी चलाएंगे, जैसे कि बाइक लूना हो, लूना, अरे जो बहुत धीमे धीमे चलती है। अल्टीमेटली कोई चीज कैसे ड्राइव होने वाली है उसको ड्राइवर पर डिपेंड करता है। गाड़ी नहीं जीतती, जीतता है ड्राइवर, रेस में भी और जिंदगी में भी। और ऐसा ही एक ड्राइवर का नाम है सिग्मा। ये सिग्मा आरएनए पॉलीमरेज को गाइड करता है कि किस जीन को कब पढ़ना है। ये आरएनए पॉलीमरेज को समझाता है कि भाई एनवायरनमेंट अगर ये कह रहा है कि हमें हीट शॉक प्रोटीन बनाने हैं तो एक सिग्मा आएगा पर्टिकुलर, वो आरएनए पॉलीमरेज को लेकर के उन्हीं जीन्स के पास जाएगा जो हीट शॉक प्रोटीन बनाती हो। इसलिए सिग्मा फैक्टर को हम लोग ड्राइवर फॉर द आरएनए पॉलीमरेज भी कहते हैं। आरएनए पॉलीमरेज बैक्टीरिया का अपने आप प्रमोटर नहीं पहचान सकता, उसे प्रमोटर पहचानने के लिए सिग्मा का साथ जरूर चाहिए, और सिग्मा कई तरह के होते हैं। रन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एसे वाज परफॉर्म टू एस्टैब्लिश द स्पेसिफिसिटी ऑफ 3 नोवल सिग्मा फैक्टर्स फॉर देयर प्रमोटर। अब 3 नोवल सिग्मा फैक्टर्स हैं, सिग्मा ए, सिग्मा बी और सिग्मा सी, ये डिस्कवर किए गए हैं भाई। ये जानना चाहते हैं कि भाई ये किस तरह के प्रमोटर्स को अपना असर दिखाते हैं। एक्सपेरिमेंट दिया गया, प्रमोटर का नाम है P1 और दूसरे का नाम है P2। फॉलोइंग इंटरफ्रेंस वर मेड फ्रॉम दिस रिजल्ट। पहला इंटरफ्रेंस कह रहा है कि सिग्मा ए इनिशिएट करता है ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम P2 एंड सिग्मा बी करता है P1 से। तो देखिए सिग्मा ए ने बैंड दिखा दिया P2 से, इसका मतलब भाई ये वहां से ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, आरएनए बन रहा है प्रमोटर 2 से। ये स्टेटमेंट पहला वाला ट्रू हो गया। बी P1 से कर रहा है, तो स्टेटमेंट नंबर 1 जो है ये तो हमारा ट्रू है। अब दूसरे की बात कर रहे हैं, सिग्मा सी कैन इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम बोथ प्रमोटर। सिग्मा सी वाले कॉलम में हमने दोनों जगह बैंड देखा, तो ये इंडिकेट भी कर रहा है कि वो दोनों प्रमोटर से बना सकता है आरएनए को। सिग्मा बी प्रिवेंट इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम P2। सिग्मा बी P2 से ट्रांसक्रिप्शन होने नहीं दे रहा। अब देखिए यहाँ पर सिग्मा बी भी था और सिग्मा ए भी था। पहला डाटा कह रहा है कि सिग्मा ए कैन स्टार्ट ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम प्रमोटर P2, सिग्मा बी कैन स्टार्ट ट्रांसक्रिप्शन फॉर प्रमोटर P1। लेकिन जब दोनों है तो मुझे केवल P1 से एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है। नोटिस कीजिए P2 से कोई एक्सप्रेशन नहीं मिल रहा। तो यानी कि ये लास्ट स्टेटमेंट जो है, मतलब सेकंड लास्ट,
सिग्मा बी ने प्रिवेंट किया है सिग्मा ए को कि भाई आप प्रोमोटर टूल से आरएनए नहीं बनाने वाले, ये स्टेटमेंट भी ट्रू था। अब आई बात लास्ट स्टेटमेंट, सिग्मा ए इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम P1। अगर ये P1 से करता तो फिर मुझे यहाँ एक बैंड मिलना चाहिए था, जो कि मुझे बैंड यहाँ मिल नहीं रहा, तो फिर ये है फॉल्स। अब स्टेटमेंट जो ट्रू हो गए हैं आपके पास वो है A, B और C स्टेटमेंट। कई बार एग्जाम में जो क्वेश्चन में ऑप्शन दिए होते हैं उन ऑप्शनों में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये तो है व्यूज हमारे, और इन व्यूज को देख करके इमेजिनेशन करना बहुत जरूरी है। लेकिन याद है ना, इमेजिनेशन तभी होता है जब कभी आपके दिमाग में कोई इमेज होती है। फॉर एग्जाम्पल झुमरी तलैया, कोई इमेज क्रिएट हुई। हो सकता है जिन लोगों ने झुमरी तलैया देखा हो उनके दिमाग में कोई इमेज हो। लेकिन अगर मैं बात करता हूं ताजमहल, तो ताजमहल सोच करके एक दिमाग में इमेज आती है। अगर कोई तुमसे क्वेश्चन पूछे कि ताजमहल लाल रंग का है या फिर काले रंग का, तो तुम जवाब दोगे नन ऑफ दीज, वो तो व्हाइट कलर का है। तो जब आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हो, आप नॉलेज गेन करते हो। ये नॉलेज आपके दिमाग में इकट्ठी होती है और ये आपको एनालिसिस की पावर देती है। भाई देखिए, नॉलेज अगर आपके पास आएगी तो आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा तो आपके पास क्वेश्चनों का जवाब आएगा, और अगर क्वेश्चनों का जवाब आएगा तो भाई एग्जाम तो जीत लिया ना तुमने। इसलिए सबसे पहला बेसिक स्टेप है नॉलेज को इकट्ठा करना।